नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सोनिया गांधी जी का जो कांग्रेस की लीडर हैं, उनका एक आर्टिकल आया है, अंग्रेजी में यह आर्टिकल आया है, हिंदी में भी छपेगा, जिसमें उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया है कि गजा के मामले में सारी दुनिया जब गजा के साथ खड़ी हुई, सारी दुनिया ने गजा पर सवाल उठाया, तो भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने गजा को लेकर कुछ भी नहीं बोला, खामोशी बनाए रखी और इस तरह से दुनिया में खुद को अकेला किया। ये खुशी की बात है कि सत्ता पक्ष जो हमारा है, जो हुक्मरान हमारे हैं, वो भले इजराइल के साथ खड़े हों, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, वो लगातार गजा पर बात कर रही है, वो लगातार ईरान पर बात कर रही है। कभी प्रियंका गांधी वो टोट बैग लेकर जाती हैं जिस पर फलस्तीन का म्यूरल बना होता है, कभी सोनिया गांधी का आर्टिकल आता है। इसके अलावा भी कई लीडर्स के बयानात आए हैं जो बताते हैं कि कांग्रेस इस देश की जो ट्रेडिशनल पोजीशन है, जिसमें हम मिडिल ईस्ट के साथ खड़े रहे हैं, जिसमें हम इजराइल के साथ नहीं खड़े हुए हैं, उस पोजीशन को बना के रखती है। और इसीलिए दुनिया भर में जो लोग बाहर से मेरा वीडियो देखते हैं, उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि जो हमारी दूसरी कौमें हैं, जो हिंदू हैं, हमारे यहाँ पे सिख भाई हैं, जो बाकी कौमें हैं, उनसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इजराइल के साथ नहीं हैं, भले हमारे हुक्मरान इजराइल के साथ हों। कल दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से अटैक और काउंटर अटैक हुआ है। दरअसल हुआ क्या था कि सिंगापुर का एक जहाज जा रहा था और ओमान के पास, ओमान का जो तट है उसके पास, वहां पर ड्रोन हमला हुआ। इसका नाम था आर लवली। 25 जून की यह कहानी है और इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस हमले को ऑफेंस के तौर पर लिया अमेरिका ने। ट्रंप के बयान आए और लोगों के बयान आए और यह कहा गया कि ईरान ने सीज फायर को तोड़ दिया। दरअसल मामला क्या है कि अमेरिका ये मान के चल रहा है कि होर्मुज पर से ईरान को अपना सारा कंट्रोल हटा लेना चाहिए। होर्मुज जैसे पहले खुली थी वैसे ही खुली रहनी चाहिए, ये अमेरिका मानता है। भाई, जैसे खुली थी वैसे खुली रहती अगर आपने ईरान पर अटैक नहीं किया होता, अगर आपने मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग की शुरुआत नहीं की होती, तो जैसे खुली थी वैसे ही खुली रहती। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जहाज आते रहते, जाते रहते, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं होता। लेकिन आपने अटैक किया, ईरान ने उसको ब्लॉक किया और उसके बाद ईरान ने अपनी ये पोजीशन बनाई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमारे कंट्रोल में है। अब ईरान का कहना है, ये तो अमेरिका का मानना है, ईरान का कहना यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुली तो है, अब हम उस तरह की बंदिश वहां पर नहीं रख रहे हैं कि कोई भी जहाज वहां से ना जा पाए, लेकिन जहाज उसी रास्ते से जा सकती है, उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर सफर कर सकती है जो कोऑर्डिनेट्स हम तय करेंगे। यानी हमसे पूछना अभी भी जरूरी है। आप इस बात को समझिए कि पैसे अभी नहीं वसूल रही, आगे पैसे भी वसूलेगी, उसके भी पूरे रूल्स हैं। कल अल जजीरा पर एक प्रोग्राम में बाकायदा इंटरनेशनल रूल्स कोट किए गए और बताया गया कि इंटरनेशनल रूल्स कैसे अपने पानी में से जाने वाले जहाजों से पैसा वसूलने को अलाउ करते हैं और ईरान उन्हीं रूल्स के तहत पैसा वसूलेगा, ये उसने क्लियर कर दिया है। लेकिन अभी 60 दिनों के लिए वो पैसा नहीं वसूल रहा है। लेकिन आपको अगर जाना है तो ईरान से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए, आपकी जमीन है जिसमें से रास्ता निकला हुआ है, आपने घर बनाया और रास्ता ब्लॉक नहीं हो जाए इस वजह से आपने अपनी जमीन, सरकारी जमीन नहीं, अपनी जमीन में से रास्ता निकाल दिया कि पीछे जो घर है वहां जा सकें लोग और आ सकें। लेकिन वो जमीन आपकी अपनी है, कोई उस पर हक नहीं जता सकता। तो आप अगर कहेंगे कि मोटरसाइकिल और कार तक तो ठीक है, लेकिन ट्रक और ट्रैक्टर इस पर से नहीं चलेंगे, और अगर चलेंगे तो उनको मुझसे पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। पीछे जो लोग घर बना के रह रहे हैं, चूंकि उन्होंने ऐसी जगह घर बनाया है कि उसकी सड़क मेरी जमीन से निकलती है, तो उनको आकर मुझसे बात करनी पड़ेगी कि हुजूर आला हमारे यहाँ एक ट्रक आने वाला है, अगर आप इजाजत दें तो वहां से हम ट्रक को ले आए। और हम कहेंगे ठीक है ले जाओ तो ले जाइएगा, हम रोकेंगे नहीं, हम ज्यादातर केसेज में हाँ कहेंगे, लेकिन एक बार हमारी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। इसमें क्या गलत है, इसमें क्या नाजायज है, इसमें क्या नाहक है? जब आपकी जमीन पर सड़क बनी है, आपने अपनी जमीन दी कि पीछे के लोग जा सकें, तो उस जमीन पर आपका हक है, यह आपका हक है कि आप किसको जाने दें, किसको ना जाने दें।
हो सकता है ट्रक वाले से आप कहें कि 500 रुपए दे दीजिए, ट्रक का प्रेशर ज्यादा पड़ता है, सड़क खराब हो जाती है, तो इसको हम सड़क के मेंटेनेंस वाले में डाल देंगे, हमने सड़क बनवाई है। यही कंडीशन ईरान की है। वो कह रहा है जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे पूछ के जाइए। और वजह क्या है इसकी? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के इतना करीब है कि वहां खतरनाक जहाज भी आ सकता है। उसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका ने अपने 2-2 जहाज लगाए थे अटैक करने के लिए, और ईरान का दावा है कि वो पानी हमारा है, ओमान इस दावे में शामिल है। तो वहां से कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, ईरान ये तय करेगा। ये ईरान की पोजीशन है, और यही वजह है कि उसका कहना है कि सिंगापुर का जो जहाज जा रहा था उसने हमसे कोऑर्डिनेट नहीं किया था, इसीलिए हमने उसको सिर्फ चेतावनी दी, हमला नहीं किया। सिर्फ ड्रोन उसके ऊपर गया, लेकिन हमने हमला नहीं किया। तो अमेरिका ने क्या किया कि जो सिरिक काउंटी है ईरान की, उस सिरिक काउंटी के ऊपर अटैक किया। अब जाहिर है जिस तरह से ईरान के अटैक को अमेरिका ने कहा था कि यह सीज फायर वायलेशन है, जो जंगबंदी हुई है उसके खिलाफ है, वैसे ही ईरान कह रहा है कि सिरिक पर जो हमला हुआ है वो भी जंगबंदी के खिलाफ है। इब्राहिम अजीजी का बयान आया है और लोगों का बयान आया है, और मामला अभी यही है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि जंग शुरू हो गई। ट्रंप का बयान आया था कि हम देखेंगे कि सीज फायर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन वो बोलता रहता है जंग नहीं शुरू हो गई। मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पहली बात तो ईरान ने जो ड्रोन अटैक किया सिंगापुर के जहाज पर, उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि ईरान चाहता तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था? यानी बहुत साफ है कि उसने सिर्फ चेतावनी दी, उसने सिर्फ ये कहा कि हमसे पूछ के जाओ वरना नुकसान भी हो सकता है। ऐसे ही सिरिक पर जो हमला हुआ है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के सिरिक पर जो हमला हुआ है, सिरिक काउंटी पर, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। शुरू में बात आई कि विस्फोट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन उसके बाद क्लियर हो गया कि वहां पर किसी तरह का जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंडली फायर, दोस्ताना फायरिंग हो गई। हमने आपकी तरफ बंदूक चलाई, लेकिन निशाना कहीं और रखा कि किसी को कोई नुकसान ना हो, आपको बिल्कुल ना हो, और आपने भी बदले में एक बंदूक चला दी जिससे नुकसान ना हो। ऐसे ही बस फायर की आवाज गूंजी, मोहल्ले को लगा कि लड़ाई हो रही है, लेकिन वो फ्रेंडली फायर था, मारना नहीं था एक दूसरे को, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी, डैमेज, ये सब नहीं होना था। तो अमेरिका और ईरान दोनों ने जो अटैक किए हैं वो फ्रेंडली अटैक्स हैं, अभी फिलहाल फ्रेंड्स नहीं हैं वो, ये गलतफहमी मन से निकाल दीजिए। लेकिन वो अटैक केवल चेतावनी के हैं। अमेरिका के अटैक का मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बमबारी करोगे, जहाजों को रोकोगे, तो हम फिर से हमला कर सकते हैं। और ईरान के अटैक का मतलब यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अगर बिना हमारे कोऑर्डिनेशन के जहाज ले जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो यहां तक जंग शुरू नहीं हुई है, यह बिल्कुल साफ है। लेकिन रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सारे समझौते के बावजूद ईरान का टेरिटोरियल राइट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पानी पर, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो पानी है वो ईरान की सीमा के अंदर है, ईरान की बाउंड्री के अंदर है। ये बात अमेरिका हजम नहीं कर पा रहा, इस बात को अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और यही वजह है कि जहाज वहां से जा रहे हैं, जो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ईरान से परमिशन लिए बिना जा रहे हैं, जिनको लगता है कि ईरान से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर बिना परमिशन वाले जहाजों को ईरान जाने देगा तो बाकी जहाज भी परमिशन क्यों लेंगे? इसलिए कोई भी जहाज अगर बिना परमिशन के जाएगा, बिना कोऑर्डिनेशन के जाएगा, तो ईरान उस पर अटैक करेगा, ये तय है। और ईरान जब अटैक करेगा तो अमेरिका पलट के अटैक करेगा, ये भी तय है। इसलिए हालात थोड़े मुश्किल बने हैं। मुझे लगता है कि दोनों के बीच कोई बातचीत अंदरूनी होगी जो बाहर नहीं आएगी, या कतर या पाकिस्तान के थ्रू होगी, और कोई ना कोई रास्ता इसका निकाला जाएगा, क्योंकि ये रास्ता अगर नहीं निकला तो पूरा का पूरा समझौता टूट सकता है। वैसे कुछ बहुत मजेदार बातें हैं, वो बता लूं, उसके बाद चलता हूं लेबनान की तरफ। वो बेहद जरूरी खबर है। तो खबर यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो अमेरिका का अखबार है, वो ये बता रहा है कि ईरान ने जो मिसाइल हमले किए थे और ड्रोन हमले किए थे, उससे अमेरिका के कई अड्डे जो अलग अलग गल्फ कंट्रीज में हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। अब यह हो रहा था कि अमेरिका वहां पर दोबारा बनाएगा कि नहीं बनाएगा अपने अड्डे, नुकसान कितना हुआ है ये बताया नहीं जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बहरीन में जो अमेरिका का सबसे बड़ा नेवी का अड्डा था, एनएसए बहरीन, उसको $400 मिलियन का नुकसान हुआ है। यानी ये समझिए कि वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है।
इसके बाद बहरीन के अड्डे का जो कमांड सेंटर था उसको जमीन के नीचे शिफ्ट कर दिया गया है और जो उनकी बिल्डिंग्स वगैरह थी जो टूटी थी, अमेरिका उनको दोबारा बनाने के बारे में नहीं सोच रहा है। यहां तक कि अमेरिका यह सोच रहा है कि कुवैत और सऊदी अरब में भी जो उसकी आर्मी पहले रहती थी, जो उसके बेस की ताकत थी, उस ताकत को पहले से कम कर दे। यानी इसका मानी समझिए आप कि जो अमेरिकन बेसेस थे जिनका सहारा लेकर ईरान पर अटैक किया गया और जिनको ईरान ने जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है, अमेरिका उनको दोबारा बनवाने की नहीं सोच रहा है, वहां से अपने अड्डे ट्रांसफर करने की सोच रहा है और वहां पर अपने मिलिट्री का जो प्रेजेंस है वो कम करने का सोच रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका ये मान के चल रहा है कि ये अड्डे किसी काम के नहीं हैं। अगर ईरान से दोबारा लड़ाई होती है तो दोबारा ईरान इनको जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ओवरऑल आप देखेंगे कि बहुत सालों बाद गल्फ के अंदर से, मिडिल ईस्ट के अंदर से अमेरिका अपनी ताकत को कम कर रहा है। यानी अमेरिका ये मान के चल रहा है कि आगे ईरान से हमें बड़ी लड़ाई में नहीं जाना है। कहा जा रहा है कि इन सैनिकों को और ज्यादा वेस्ट की तरफ भेजा जाएगा, इजराइल में और ज्यादा सैनिक हो सकते हैं और तेल अवीव में जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, जहां से ज्यादातर अमेरिकी जहाज, जहां से अपना ईंधन वगैरह लेकर जहाज जा रहे थे, वहां पर उसके आसपास अमेरिका की मौजूदगी बढ़ाई जा सकती है। यानी अरब मुल्कों के अंदर दोबारा से बेसिस को वैसा ही बनाने का अमेरिका का प्लान नहीं है। अब इस खबर को समझिए जरा सा। ये खबर जो होती है ना, इनकी परत के नीचे बहुत सारी खबरें होती हैं। एक वजह तो यह हो सकती है कि अमेरिका का जितना नुकसान हो गया है उसके बाद अमेरिका यह सोचे कि बनाने से कोई फायदा नहीं, ईरान फिर तोड़ देगा, लड़ाई होगी। दूसरी वजह यह हो सकती है कि अब तक अमेरिका अरब मुल्कों पे बिल फाड़ता रहा है वो अमेरिकन बेसेज, लेकिन उनका खर्चा अरब मुल्क उठाते रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहरीन में है तो बहरीन की गवर्नमेंट उनको बनवाएगी, सऊदी अरबिया में है तो सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट बनाएगी। ये भी हो सकता है कि सऊदी अरबिया और बहरीन ने कहा हो अमेरिका से कि आला हुजूर, बहुत बुरा हाल हुआ हमारा आपके चक्कर में और आप हमें बचा भी नहीं पाए, तो बेहतर है कि इनको दोबारा ना बनाइए। ये ना हमारी मदद कर रहे हैं ना आपकी मदद कर रहे हैं, ना तो इनके होने से हम सेफ हो रहे हैं, यानी अरब मुल्क सेफ हो रहे हैं, और ना ही इनके होने से आप कुछ खास कर पा रहे हैं ईरान में। तो बेहतर है कि हमारी जेब अब और खाली मत कीजिए, वैसे ही हमारी हालत खराब है। ये भी एक वजह हो सकती है। और अरब मुल्क ये कह रहे हो कि ईरान से हम अंदर अंदर समझौता कर रहे हैं, ईरान हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, इसलिए आपकी जरूरत नहीं है हमें, अपने ये अड्डे समेट लीजिए। ये एक बड़ी वजह हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके थोड़ी देर पहले यह खबर आई है कि यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत दिनों बाद पहली बार ये जंग, इसकी जंग के पहले का एक लंबा दौर और जंग के बाद के दौर में नहीं जो किया था वो किया है कि अराक्ची यानी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से सीधी बात की है। ये बात मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि अरब मुल्क ईरान के साथ बेहतर रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान से उन्हें खतरा ना हो। उनके समझ में आ गया है कि अमेरिका ईरान से उनको बचा नहीं पाएगा, अमेरिका के होने से उन्हें कोई फायदा नहीं। अब इस खबर की रोशनी में देखें तो ये बात समझ में आती है जो मैं पहले कह रहा था कि फ्रेंडली फायर भले हुआ हो, लेकिन अभी तुरंत मुझे कम से कम इस मुद्दे पर जंग के शुरुआत क्या कोई अंदेशा नहीं दिखाई दे रहा। जो मुद्दा फंसा हुआ है वो लेबनान का मुद्दा फंसा हुआ है। लेबनान, खबर ये आई कि लेबनान और इजराइल के बीच में एक एमओयू साइन हो रहा है और वेस्टर्न मीडिया ने यह फैलाना शुरू किया कि लेबनान और इजराइल के बीच में समझौता हो गया है। लेकिन इस समझौते के खिलाफ लेबनान के अंदर, बेरूत के अंदर हजारों लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने जो वहां के राष्ट्रपति हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके घरों को घेर लिया और वो ये कह रहे हैं कि ये समझौता नहीं है, इजराइल के सामने तुमने घुटने नाक सब टेक दिए हैं। दरअसल ये पूरा समझौता है क्या? जो लोग मेरा वीडियो लगातार देखते रहे हैं, पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि किस तरह के समझौते की बात चल रही है। इस पूरे समझौते में यह जिक्र तो है, जिसको वेस्टर्न मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है, कि इजराइल वापस लौटेगा। लेकिन कब लौटेगा? तब लौटेगा जब हिजबुल्लाह पूरी तरह से अपने हथियार डाल देगा। और लेबनान की जो आर्मी है वो इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ेगी।
अभी जितना घुसा हुआ है इजराइल, उस पर लेबनान की आर्मी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेबनान की आर्मी इजराइल की आर्मी के साथ मिलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करेगी। यानी ये जो समझौता हुआ है, इसमें लेबनान ने इजराइल के नाम अपनी गुलामी लिख दी है। उसने लिख दिया है कि भैया हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुम हमारे अंदर आओ, हिजबुल्लाह के लोगों को मारो और भी जिसको चाहो मारो, हमारे घर गिराओ, हमारी आर्मी चुपचाप हाथ खड़ा करके तुम्हारे सामने रहेगी और जरूरत पड़ेगा तो तुम्हारे पीछे लग जाएगी। बताइए, दो खुद मुख्तार और आजाद मुल्कों के बीच कभी ऐसा समझौता होता है? नहीं होता है। दरअसल ये हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान गवर्नमेंट इजराइल के सामने झुक गई है और यही वजह है कि न केवल हिजबुल्लाह ने इसकी मुखालफत की है, बल्कि बेरूत के आम लोग सड़क पर आए। कल काफी बवाल उन लोगों ने मचाया, मशालें जलाई, कई जगहों पर आग लगा दी, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के घर को घेरा और ऐसा लगता है कि लेबनान के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन शुरू हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह कह चुका है कि वो किसी भी हालत में हथियार नहीं डालेगा। तो मार्को रूबियो जो गए हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उन्होंने ये काम किया है लेबनान में, क्योंकि उनके ही हिसाब से ये सारा समझौता हुआ है। इस समझौते को वही लीड कर रहे हैं। इसके पहले जीसीसी कंट्रीज के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बयान जो उन्होंने जारी करवाया था, उस पर ईरान ने कहा ही था कि ये बिल्कुल बेकार का और इंटरवेंशनिस्ट बयान है। हमारा पानी है, उस पर हमारा हक होगा, आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले। तो दरअसल एक तरफ ईरान के साथ समझौता हो रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका का वो हिस्सा जो पूरी तरह से इजराइल के लिए काम करता है, जो इजराइल के फेवर में काम करता है, वो किसी बहाने जंग की आग दोबारा भड़काने और इजराइल की गुंडागर्दी को जारी रखने के लिए काम कर रहा है। ईरान पर बस नहीं चला तो लेबनान के साथ एक ऐसा समझौता किया गया जो बेसिकली हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए। इसलिए मेरा जो डर है वो लेबनान वाले फ्रंट पे है कि अगर लेबनान वाले फ्रंट पे ऐसे ही तमाशा चलता रहा तो ईरान एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ जंग में जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो मसौदा साइन हुआ है, एमओयू जो साइन हुआ है, इस मसविदे में बहुत क्लियर है कि सारे मोर्चों पर जंग रोकनी पड़ेगी। तो अगर लेबनान के मोर्चे पर जंग नहीं रुकती है तो जाहिर है कि ईरान मानेगा कि समझौते के खिलाफ काम हुआ है और उसमें अटैक कर सकता है वो इजराइल के ऊपर, नए सिरे से जंग शुरू हो सकती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मिडिल ईस्ट का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में जब तक नेतन्याहू कम से कम है गद्दी पर, उसके बाद भी बेन ग्वेर और स्मोट्रिच जैसे लोग लाइन में हैं जो उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। तो जब तक इजराइल का ज़ायनिज्म है, जब तक इजराइल की जंगखोरी है, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति हो पाना बहुत मुश्किल है, अमन हो पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मिडिल ईस्ट पर लगातार गौर बनाए रखने की ज़रूरत है। मैं लगातार वीडियोस कर ही रहा हूँ, रोज़ शाम को 5 बजे आपको अपडेट करता हूँ। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोस, और लगता अगर हो कि इन वीडियोस को दूर तक जाना चाहिए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुँचाइए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।